हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट जी के लूसेंट सामान्य ज्ञान और हम देख रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। ये सिर्फ ऑडियो है, ऑडियो लेक्चर है। इसमें सिर्फ बोला जाएगा, आपको सुनना है। और इस वीडियो का फ़ायदा ये है कि आप कुछ भी करते हुए सुन सकते हैं और सारे फैक्ट्स मेमोराइज कर सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया था हमारा प्रागैतिहासिक काल। अब हम आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता। तो इसमें आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। तो देखिए, इन्होंने जैसे सिंधु सभ्यता की जो तिथि निकाली थी रेडियो कार्बन विधि से, तो पता चला था 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता ऐसे याद रख लीजिए ट्रिक से कि वो बहुत बहादुर थे और बहुत दया करते थे, इसलिए बहुत बहादुर थे, इसलिए उन्होंने सिंधु सभ्यता खोज ली। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, इसको ब्रॉन्ज युग बोलते हैं, कांस्य युग बोलते हैं, क्योंकि कांस्य जो थी धातु उसका उपयोग किया गया। और यहाँ के मुख्य निवासी द्रविड़ थे या भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे गोदावरी नदी के तट पर आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पुरास्थल दैमाबाद जिला अहमदनगर और महाराष्ट्र था। अब ये इसमें ये बताया इन्होंने कि जो सिंधु सभ्यता थी वो चारों ओर कहाँ कहाँ फैली हुई थी। तो अगर हम देखें, पश्चिम की तरफ सुतका गेंडोर तक थी। ठीक है, पूर्व की तरफ ये हमारे आलमगीरपुर तक गई थी, मेरठ उत्तर प्रदेश तक। ठीक है, और उत्तर में ये थी हमारी जम्मू कश्मीर तक मांदा, और दक्षिण में ये दैमाबाद महाराष्ट्र तक। इतने सारे एरिया में ये फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। देखिए, जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर नगर प्राप्त हुए इतने पुराने टाइम में हमें, और यहाँ के 6 बड़े नगर जो इम्पोर्टेंट थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन प्रमुख थे, जो हमें परिपक्व अवस्था में मिले। ये काफ़ी बड़े नगर थे। और इसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। देखिए, इसके हमें स्थल ज़्यादातर पाकिस्तान में मिले हैं, लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद देखें तो सबसे ज़्यादा स्थल हमें गुजरात में मिले हैं। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अब सिंधु सभ्यता में जो पोर्ट थे वो कौन से थे? लोथल और सुरकोटदा। ये आप याद रखना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं उस टाइम के। जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। तो कालीबंगन से हमें क्या मिला? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला और नकाशीदार ईंटों का। अगर पूछा जाए ये जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटें कहाँ से मिली, तो कालीबंगा से, आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो जो हमें मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार मिला था, मतलब जहाँ हम अन्न रखते हैं, बहुत बड़ी जगह, वो क्या है? सैंधव सभ्यता की अब तक की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। तो हमें मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, मतलब जिसमें सब लोग मिलकर नहाते हैं। वो एक मान लीजिए किसी धार्मिक पर्व पे ऐसा स्नान होता होगा। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगर पूछा जाए अग्निकुंड हमें कहाँ से मिला है, तो वो लोथल और कालीबंगन से। कालीबंगन से 2 और चीज़ें मिली थी, अभी मैंने आपको बताया, जुते हुए खेत के साथ साक्ष्य और नकाशीदार ईंटें। देखिए, अब फैक्ट्स हर एग्ज़ाम में बिल्कुल आने लगे हैं, आईएएस के एग्ज़ाम में फैक्ट्स आने लगे हैं, तो ये आपको अच्छे फैक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आप इनको याद रखिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख
मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। देखिए हमें मोहनजोदड़ो से एक 3 मुख वाले देवता, जिसको हम पशुपतिनाथ बोलते हैं, की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके चारों ओर 4 हैं जानवर, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। याद रखिएगा, पूछ लीजिए अगर मान लिया गया शेर है तो फिर आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि इसमें शेर नहीं है। तो कौन कौन है आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है हमें। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य मूर्ति मिली है एक नर्तकी की। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं कौन थी और कहाँ से आयात होती थी। तो देखिए तांबा जो था वो मंगाया जाता था खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी मंगाई जाती थी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना मंगाया जाता था कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। टिन मंगाया जाता था अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद मंगाया जाता था सौराष्ट्र से। लाजवर्त मंगाया जाता था मेसोपोटामिया से। सीसा मंगाया जाता था ईरान से। तो चलिए हम बैक आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। देखिए एक श्रृंगी पशु मतलब एक जिसका एक सींग टाइप का जो पशु का अंकन मिलता है वो हमें सबसे ज़्यादा हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज़्यादा मिलता है। किस पे? हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदड़ों से मिले हैं। देखिए हमें मनके बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक तो लोथल से, एक चन्हूदड़ों से। अब लोथल से मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई थी कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। तो देखिए एक भाव चित्रात्मक है ये लिपि इसकी, और इसको हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। जैसे कि एक चौकोर लाइन आप खींचेंगे तो उस तरीके की ग्रिड पद्धति होती है, वो उन्होंने नगरों और घरों के लिए बनाई थी। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि देखिए इतने टाइम पहले लोगों ने कितनी अच्छी व्यवस्था करी थी, इसलिए अभी तक इतना इम्पॉर्टेंट है। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो देखिए एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, और इन सब के लिए क्या है, जो उनके दरवाजे थे, खिड़कियां, वो मुख्य सड़क पर नहीं पीछे की ओर खुलते थे। और एक लोथल ऐसा नगर था जहाँ पर मुख्य सड़क पर दरवाजे खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। याद रखिएगा, गेहूं और जौ वहाँ की मुख्य फसलें थीं। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चावल पूछ लिया जाएगा तो यहीं पर हमारी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें याद रखना है छोटी छोटी डिटेल। सेंधा वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अब देखिए वो क्या प्रयोग करते थे? शहद मीठे के लिए। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त होते हैं। और देखिए रंगपुर और लोथल से 2 जगह से हमें चावल के साक्ष्य, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। अब घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले थे? तो 3 जगह से मिले। अगर कोई चीज़ देखिए हमें 1 या 2 जगह से ही मिली है और बाकी जगहों से नहीं मिली है तो वो एक अपवाद हो गई, जरूरी नहीं है कि वो चीज़ वहाँ थी सब जगह। तो घोड़े के अस्थिपंजर में सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताया था, लोथल और सुरकोटदा क्या थे? सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कालीबंगा से मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई थी, मिली थी, जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य, नकाशीदार ईंटें वगैरह। 1 सेकेंड। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, 16 के अनुपात में ये जो चीज़ों को तौला करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। तो देखिए ये आने जाने के लिए बैलगाड़ी का भी यूज़ होने लगा था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। देखिए मेसोपोटामिया में कुछ अभिलेख मिले हैं, उसमें मेहुला जो वर्ड है उसका मतलब है सिंधु सभ्यता से। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, अगर अभी ये समझ में नहीं आया कि हड़प्पा जो हमारी संस्कृति है उसको कौन चलाता था, उसका राजा कौन था, तो ये कहते हैं एक वणिक वर्ग जो मतलब व्यापारी वर्ग था वो ही चलाता था शासन, ऐसा अनुमान लगाया है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो जो पिगट है उसने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है।
सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ये लोग धरती की पूजा करते थे, मानते थे कि वो एक उर्वरता की देवी है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। तो इस टाइम पे वृक्ष पूजा और शिव पूजा होती थी। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह ने सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें मंदिर के अवशेष मिले हैं, नहीं मिले हैं, लेकिन क्या है, स्वस्तिक चिन्ह हमें हड़प्पा की देन मानते हैं। जैसे इसको मानते थे, सूर्य भगवान की पूजा से रिलेटेड इसको मानते थे, इस चिन्ह को। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। यहाँ पर देखिए मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो देखिए, ये लोग कुब्बड़ वाला सांड था, उसकी पूजा करते थे। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। वहाँ पे देखिए स्त्री की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है मिट्टी की, इसलिए ऐसा सोच सकते हैं कि वहाँ मात्र सत्तात्मक समाज था। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो उस वक्त सूती और ऊनी वस्त्र प्रयोग होने लगे थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। अब देखिए पासा खेलते थे, ये सब शिकार और ये सब करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो इनके बर्तन कैसे होते थे, काले रंग से वो डिजाइन होता था और लाल बर्तन होते थे मिट्टी के। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। देखिए कालीबंगन ऐसा अकेला स्थल था जहाँ पे एक तो देखिए एक किला होता था, एक निचला शहर होता था। तो निचले शहर की किलाबंदी नहीं होती थी, लेकिन जो कालीबंगा था वहाँ पे निचला शहर भी घिरा हुआ था चारों तरफ से किले से। और कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने आपको पहले बताया, जुते हुए खेत के साक्ष्य और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण हमें मिले हैं। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा थी और वेश्यावृत्ति उस समय थी। शवों को जलाने, गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा के शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथर और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। देखिए ये क्या करते थे, शवों को जलाते भी थे और गाड़ते भी थे। और हड़प्पा से हमें शवों को दफनाने की और मोहनजोदड़ो से जलाने की प्रथा मिली, मतलब पता चलता है कि वहाँ ऐसी प्रथा थी। और युग्म समाधियाँ मतलब जब दो लोगों को साथ में दफनाते हैं, तो लोथल और कालीबंगा से युग समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। अब इसकी मिट्टी कैसे, तो बाढ़ वगैरह से, प्राकृतिक कारणों से माना जाता है कि इसका विनाश हुआ। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। देखिए जब टेराकोटा का पूछ लिया जाए, कोटा किसे कहा जाता है, तो पकी हुई मिट्टी को। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी पर मिले, उसके उत्खननकर्ता कौन थे और वर्तमान स्थिति उसकी कहाँ पर है। तो देखिए हड़प्पा, ये हमें मिला है रावी नदी के किनारे। इसको खोजा था दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने 1921 में। और अभी ये कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसको खोजा था राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में हमें मिलता है, ये भी पाकिस्तान में है। चन्हू, ये भी हमें सिंधु नदी के किनारे मिला। इसको खोजा था गोपाल मजुमदार ने 1931 में। और अभी ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। देखिए ये आता है, इसलिए आपको भले ही थोड़ा सा बोरिंग लगे लेकिन आपको याद करना है। कालीबंगन है घग्गर नदी के साइड पे। इसको खोजा था बी लाल एवं बी के थापर ने 1953 में। ये अभी है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में। तो कालीबंगा राजस्थान में है। कोटदीजी सिंधु नदी पे फजल अहमद ने खोजा था 1953 में सिंध प्रांत का बैरकपुर स्थल। ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसे खोजा था 1953-54 में। गुजरात का काठियावाड़ जिला में है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने इसे खोजा था 1953-56 में। पंजाब के रोपड़ जिले में ये है।
तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे, इसे रंगनाथ राव ने खोजा था 1955-1962 में गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। आलमगीरपुर, लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। मैंने इतनी बार बोल दिया, आपको ये याद हो गया होगा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यगदत्त शर्मा ने खोजा था 1958 में, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। तो मैंने बताया था ये आलमगीरपुर तक फैली हुई है, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक। सुटका गेंडोर दाश्क नदी के किनारे ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसे खोजा था 1927 और 1962 में, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। सुटका गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। बनवाली रंगोई ने खोजा था, रंगोई नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसे खोजा था 1974 में, हरियाणा का हिसार जिला। तो बनवाली है हरियाणा में। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था 1990 से 91 में, गुजरात के कच्छ जिला। तो धौलावीरा है गुजरात के कच्छ जिला में। अब देखिए, सब भी अगर आपको याद नहीं करने तो इंपॉर्टेंट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सारे 4-5 जो इंपॉर्टेंट है वो इनमें से आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तो ये हमारी सिंधु सभ्यता यहाँ पूरी हो गई। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। थैंक यू।